इन्हीं जाते हुए लम्हों के साथ हमारे विशेष अतिथि सम्मानीय श्री श्यामजी धाकड़ सर, जो कि शासकीय कन्याशाला विद्यालय बाड़ी से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, मैं अपने पूरे विद्यालय परिवार की ओर से निवेदन करती हूं कि वे मंच पर आए और एवं दो शब्द हमारे बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए कहें। एक बार जोरदार तालियां हमारे विशेष अतिथि के लिए। जय हिंद सभी को। बच्चे जय हिंद। ये राष्ट्रीय पर्व है और स्वामी विवेकानंद विद्यालय इस कार्यक्रम को इतनी अच्छे तरीके से यहाँ पर आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और लगभग पूर्णता की ओर है, जैसा कि अभी मंच से आप सभी को बताया गया। बहुत ही मनमोहक प्रस्तुतियां यहाँ पर आपके विद्यालय के बच्चों के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुतियां दी गई। उसके लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं। सबसे पहले तो मैं विद्यालय परिवार से और आयोजकों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं जो बात कहने जा रहा हूँ हो सकता है विद्यालय परिवार को थोड़ी बहुत बुरी लगे, लेकिन ये बात इसलिए मैं कहना चाहूँगा, प्रासंगिक है और हम इन नौनिहालों का जीवन बना रहे हैं और इनका हम भविष्य गढ़ रहे हैं। इनका भविष्य गढ़ रहे हैं अर्थात हम इस भारत का भविष्य गढ़ रहे हैं और इस भारत को बनाने में आज जो हम इस खुले आसमान के नीचे हम स्वतंत्रता की ये लहर जो हम महसूस कर रहे हैं, यदि हमने इन वीर सपूत जवानों को, जहां पर हमने चित्र रखे हुए हैं इनके, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, स्वामी विवेकानंद, ये हमें क्या संदेश देकर गए? क्या कोई बता सकता है यहाँ पर कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद कितने वर्ष की उम्र पाई थी उन्होंने? बता सकते हैं कोई? जिस उम्र में आप और मैं जिस उम्र में हूं, इस उम्र में फांसी के फंदे को चूमा था इन्होंने। 15 अगस्त सन 1947 को हमें आजादी मिली और इस आजादी के उपरांत जब हमारे देश का संविधान गढ़ा जा रहा था, उस समय की आप भारत की परिस्थितियां देखिए, उस समय को आप भारत को देखिए, उस परिस्थितियों को देखिए। हमारा देश कई टुकड़ों में बटा हुआ था। आपके विद्यालय में बच्चों को पढ़ाया जाता होगा, सिलेबस में है कि हमारे देश में 565 रियासतें थीं। उन रियासतों में, रियासतों का अर्थात अलग राज्य, अलग देश था, लेकिन उस देश को इन अलग अलग मोतियों को एक माला में पिरोया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समस्त रियासतों को हमारे भारत में विलय करवाया। 3 रियासतें, 4 रियासतें ऐसी थीं जो इस देश में भारतीय गणराज्य में सम्मिलित नहीं होना चाहती थीं। सबसे चर्चित रियासत जिसका अभी अभी निदान हुआ है, कश्मीर रियासत, राजा हरि सिंह, सबको पता है। इन जब एक एक मोतियों को पिरोकर जब एक माला बनाई गई जिसे हमने भारत कहा, और उस भारत को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, विश्व
नैतिक, इन सारी मूल्यों को जब एक किताब में लिखा गया और बताया गया कि हमारा देश न जाति से चलेगा, ना धर्म से चलेगा, ना संप्रदाय से चलेगा, हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में इस संविधान की बात सुनी जाएगी, संविधान की बात मानी जाएगी, चाहे वह सामान्य व्यक्ति हो और चाहे कोई अरबपति हो, करोड़पति हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, संविधान से नीचे ही रहेगा। तब जाकर हमें हमारे भारत का संविधान मिला और दुनिया में हमारे भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हम, और इस लोकतंत्र को पाने के लिए हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं। हमारे भारत ने वह दिन देखे हैं कि जहां पर जाति के नाम पर लोगों को बांटा गया है, धर्म के नाम पर बांटा गया है और बटे हैं, लेकिन हमारे इन्हीं कर्णधारों के कारण आज हम स्वतंत्रता से, हमारा कौन सा गणतंत्र है ये, 76वां, मतलब आज हमारा गणतंत्र 76 वर्ष का हो गया है। हमारा भारत का गणतंत्र 76 वर्ष का हो गया है। जब 26 नवंबर सन 1949 को हमारे देश का संविधान लिखकर पूरी तरह से पूर्ण हो गया, आप सभी को ज्ञात है कि कई समितियां बनी, कई समितियों में भी सबसे प्रमुख समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में भी सबसे प्रमुख जो सदस्य थे, उनमें भी सबसे प्रमुख सदस्य थे बाबा, बच्चों से बच्चे बताएं, बाबा भीमराव अंबेडकर। कौन थे ये, क्या किया इन्होंने? ये जो गणतंत्र हम मना रहे हैं, ये जो संविधान की जो मैंने आपको बात कही, उस पुस्तक की जो मैंने बात कही जिससे पूरा देश हमारा चल रहा है और दुनिया में जो हम लोकतंत्र के सबसे महान स्तंभों में से एक माने जाते हैं, ये बाबा साहेब अंबेडकर की देन है। बाबा साहेब अंबेडकर इस दुनिया के, भारत के नहीं, इस दुनिया के अभी भी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्तियों में जिनकी गिनती की जाती है। इतना पढ़ा व्यक्ति, महापुरुष अभी तक नहीं हुआ है जिसने इतनी डिग्रियां हासिल की हो और जिसने विदेश जाकर पढ़ाई की हो, जिसने भारत में तंज सहा हो। आज जो बच्चे बैठे हैं आपके विद्यालय में, हमारे विद्यालय में जो भी बच्चे बैठते हैं, हम जिन टीचर्स जो उनको पढ़ा रहे हैं, यह समानता नहीं थी उस समय। उस समय कैटेगरी बनी हुई थी, ये इस जाति का है यहां बैठेगा, ये उस जाति का है तो वहां बैठेगा। और बाबा साहेब अंबेडकर ने यहां बैठकर नहीं, वहां बैठकर शिक्षा प्राप्त की है और उसी शिक्षा का आज परिणाम ये है कि आज हम इस खुले आसमान के नीचे बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि मेरा देश महान है, मेरा गणतंत्र महान है, मेरा भारत महान है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखने वाला कौन था मालूम है आपको? इसके लेखक कौन थे? एक मुस्लिम। आप कौमी एकता को ले लीजिए, हम कहते हैं ना कि हमारा भारत कई रंगों में रंगा हुआ है। इस देश में विविध संस्कृतियां हैं, विविध धर्म हैं, विविध संप्रदाय हैं, लेकिन इसके बाद भी एक हैं हम। तभी बना वह नारा कि अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। और भी बहुत अच्छा लगता कि यदि यहां पर हम इन नौ निहालों को, हमारे इन वीर सपूतों से संबंधित जो प्रस्तुतियां हैं, उन पर हम इनको तैयारी करवाते। बहुत अच्छा लगता कि जब हम इनके जीवन चरित्र को उस गीत के माध्यम से, उस प्रस्तुति के माध्यम से हम इनमें डालने का प्रयास करते। और भी अच्छा लगता तब हम इनके बलिदानों को इनके अंदर देखते, क्योंकि ये कच्ची मिट्टी है, बच्चे कच्ची मिट्टी हैं। इनको हम जिस रूप में ढालें,
जैसा आकार दें उस आकार में ये ढल जाएंगे। और यह कर्तव्य आपका भी है, अर्थात पालकों का भी है, और शिक्षा जगत के जो कर्णधार हैं शिक्षक, सबसे बड़ा दायित्व उनका है। और ये दायित्व का निर्वहन यदि हमने कर लिया, शिक्षकों ने कर लिया, विद्यालय प्रबंधन ने कर लिया, तो निश्चित ही इन बच्चों का जीवन हम बहुत अच्छे से संवार सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं। इनमें हम देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, त्याग, समर्पण, ईमानदारी, करुणा, दया, भाईचारा, ये हम भर सकते हैं। और ये यदि हमने इन बच्चों में भर दिया, त्याग भर दिया, समर्पण भर दिया, ईमानदारी भर दी, कर्मठता यदि हमने इनमें दे दी, तो हमारा भारत श्रेष्ठ तो था ही, श्रेष्ठ है और भी सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा। इसे बनने से कोई नहीं रोक सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे क्षमा प्रार्थना के साथ, यदि मेरी बात आपको ठेसपूर्ण लगी हो, आपको कहीं आहत हुई हो आपकी भावनाएं सभी की, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन राष्ट्रीय कार्यक्रम यदि है, हम उसे राष्ट्रीय सिंबल दें, ये मेरा आपसे निवेदन है और आग्रह है कि भविष्य में हम इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। क्योंकि मैं शासकीय संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूं और एक छोटा सा विद्यार्थी ही कहता हूं मैं अपने आप को, तो मेरी बात को भी आप इन बच्चों की तरह मन में लेकर ना जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने यहाँ पर आमंत्रित किया, विद्यालय परिवार का पुनः आभार और धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगी हमारी आज की मुख्य अतिथि आदरणीय श्री डॉक्टर सोनवानी मैम से, जो शासकीय पीजी महाविद्यालय बरेली से हमारे बीच उपस्थित हुई हैं, जिन्होंने आज हमारे बीच उपस्थित होकर हमारे कार्यक्रम की शोभा और ज्यादा बढ़ा दी है। एक बार जोरदार तालियां हमारे अतिथि के लिए। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आपके विद्यालय में आने के लिए मैं 2-3 सालों से प्रयासरत थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोग्राम में व्यस्त होने के कारण नहीं आ पाई थी। परंतु आज फिर मेरे को आमंत्रण मिला स्कूल संचालिका मैडम चेतना मीणा का, और मैंने उनको कहा कि मैं ज़रूर आऊँगी। और खासकर मैं बच्चों से और उनके पेरेंट्स से मिलना चाह रही थी, और मेरा मन था कि आप लोगों से मैं चर्चा करूं। कारण ये है कि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में इन बच्चों की देखभाल करना, इन बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करना, इन बच्चों को सही दिशा देना हम सबों का कर्तव्य है। जैसा कि श्याम ने बताया आप लोगों को कि बच्चों के चरित्र गढ़ने के लिए हम महापुरुषों की कहानी भी सुनाएं, उनका कोई भूमिका निर्वाह करवाएं, देशभक्ति गीत गवाएं। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, इसमें कोई कमी नहीं है। और दोनों संचालक महोदय ने भी बहुत अच्छा संचालन किया, बहुत शानदार प्रस्तुति हुई बच्चों की। लेकिन थोड़ा इस तरफ भी अगर आप ध्यान देंगे तो हम वास्तव में जिनके कारण आज हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आज हम रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, अपनी इच्छा और अपनी क्षमता अनुसार हम काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, वो किसके कारण? बाबा भीमराव अंबेडकर, उनकी ये देन है। आज हमको संविधान प्राप्त है और संविधान के कारण हम सब सुरक्षित हैं। हमको सामाजिक न्याय प्राप्त है, हमको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और खासकर
महिलाओं के लिए जो कानून बना है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ही प्रयासों के परिणाम स्वरूप मिला है। आप लोगों को विदित हो, जब हमारा संविधान निर्मित हो गया, संविधान लागू हो गया और पहली बार सरकार का गठन हुआ, तो प्रथम बार में ही 1952 में प्रथम बार में ही हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री थे और उन्होंने सबसे पहले महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए या महिलाओं की जो समस्या थी उनको दूर करने के लिए उन्होंने कानून बनाया। हिंदू कोड बिल हमारे सामने लाए, यानी हमारे देश के नागरिकों के सामने, सांसदों के सामने लाए। लेकिन वो हिंदू कोड बिल इसलिए पारित नहीं किया गया क्योंकि उस समय सब डर रहे थे। क्यों डर रहे थे? ऐसा लग रहा था लोगों को कि अब हिंदू कोड बिल लागू कर देंगे तो हमको अगले चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। कारण क्योंकि उस समय बहुपत्नी विवाह का प्रचलन था और आपके दादा दादी, नाना नानी ऐसे होंगे जो बहुविवाह के कैंडिडेट होंगे और बहुविवाह के प्रचलन में महिलाओं की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब हुई और इसी कारण हमारे देश में दहेज की प्रथा बढ़ी। इसी कारण महिलाओं की दुर्दशा हुई, उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और यहाँ तक कि पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या भी कम रही। और इस अनुपात को बराबर करने के लिए सरकार ने जो लड़कियों को विशेष सुविधाएं दी है, आरक्षण प्रदान किया है, शिक्षा के लिए जो सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जैसे कि मध्याह्न भोजन है, साइकिल है, ड्रेस है और इत्यादि इत्यादि सुविधाएं गवर्नमेंट बच्चों को दे रही है और बच्चों को ज़्यादा दे रही है। बच्चों से संबंधित बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना का भी उद्देश्य क्या है? बच्चियों के विकास के लिए और पुरुषों के अनुपात में उनका क्या हो, संख्या रहे, साथ में उनका विकास भी हो। क्योंकि सभी विद्वान जानते हैं और हम सब जानते हैं कि जब तक समाज में स्त्री पुरुष का बराबर हकदार नहीं रहे, बराबर अधिकार नहीं होगा, बराबर कर्तव्य नहीं होगा, तब तक हम किसी भी समाज की उन्नति की कल्पना नहीं कर सकते। तो समाज की उन्नति के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए और एक आदर्श समाज की स्थापना के लिए स्त्री शिक्षा, स्त्री अधिकार बहुत आवश्यक है। आज जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये सब किस लिए बैठे हैं? क्योंकि संविधान के द्वारा हमें ये अधिकार प्राप्त हुआ है। अब कई तरह के प्रश्न उठते हैं राजनीति में कि संविधान को खत्म कर देना चाहिए। अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो ये समझ लीजिए हमारा जो सामाजिक न्याय है वो भी खत्म हो जाएगा, स्त्रियों को जो अधिकार प्राप्त है वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस गणतंत्र दिवस में संकल्प लें कि हमारा संविधान अक्षुण्ण रहे। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? प्रयासरत रहना चाहिए। और हम यदि जागरूक रहेंगे, पब्लिक को जागरूक करेंगे, बच्चों को शिक्षा देंगे, तो निश्चित रूप से हमारा संविधान अक्षुण्ण रहेगा। अब इस संदर्भ में थोड़ा सा मैं हट के बात करना चाह रही हूँ। कुंभ के मेला में आप लोगों ने सुना होगा, सभी लोग मोबाइल देखते हैं। कुंभ के मेले में जो अपवाद सुनने को मिल रहे हैं, जैसे एक मध्य प्रदेश की लड़की है, 16 वर्षीय लड़की मोनालिसा, आप लोगों ने सुना होगा। मोनालिसा वहाँ पे माला बेचने के लिए गई थी कुंभ के मेला में, लेकिन उनकी खूबसूरती के कारण मतलब बहुत ज़्यादा संकट का सामना करना पड़ा। और मोनालिसा के ऊपर संजू बघेल जो है आल्हा बनाया है, आल्हा गाया है, एक आल्हा की प्रस्तुति की है। तो एक तरफ तो उनको बहुत मतलब कहना चाहिए आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ, उनका परिचय हुआ, इतने लोग, पूरे देश के लोगों ने उनको जाना पहचाना, लेकिन उनका जीवन संकट में आ गया। क्यों? क्योंकि हमारे जो युवा हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो गलत दिशा में जा रहे हैं। अगर कोई स्त्री सुंदर है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसका जीना हराम कर दें। तो इस प्रकार से जो संकट हमको देखने को मिल रहा है, आज चारित्रिक पतन हो रहा है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इन सारे कारणों से हमारा समाज गलत दिशा में जा रहा है।
तो समाज को सही दिशा प्रदान करने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम शिक्षा को संभालें और शिक्षा सही दिशा में दें, बच्चों को सही दिशा में उनके व्यक्तित्व का निर्माण करें, विकास करें। क्योंकि जिन महापुरुषों के द्वारा हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, महात्मा गांधी हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, ये जितने भी महापुरुष हैं, उनका चरित्र सर्वश्रेष्ठ था, उत्तम था। इसलिए उन्होंने देश को इतनी ऊंचाइयों पर लेकर गए वो, और हम उनको पढ़ते हैं, उनके चरित्र को सुनते हैं, समझते हैं और अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। और हम सभी का कर्तव्य है, पालकों का भी कर्तव्य है, माता पिता का भी कर्तव्य है, शिक्षकों का कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है, नेताओं का कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को गढ़ें। इसलिए अनुरोध है कि हम बच्चों के व्यक्तित्व विकास पर ज़्यादा ध्यान दें। और मैं चेतना मैडम जो है, इस स्कूल की संचालिका हैं, उनको बधाई देती हूँ, उनके पिताजी को भी बधाई देती हूँ। जब चेतना अपने कॉलेज में, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में एडमिशन के लिए आई थी और मैंने उनसे पूछा कि क्या कर रही हो, तो उन्होंने कहा कि वो स्कूल चला रही हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि चलो एक लड़की, गाँव की लड़की इतना बड़ा जोखिम उठा रही है कि स्कूल का संचालन कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। और मैंने उनको कहा कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा चला रही हो और मैं आपके स्कूल में ज़रूर आऊँगी। तो इस प्रकार से उस समय का किया गया प्रॉमिस आज मैं पूरा कर रही हूँ और बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा आप संचालन कर रही हैं। अब पालकों से निवेदन है मेरा, जो पालकगण यहाँ आए हुए हैं, आप लोग अपने बच्चों की परवरिश पर ध्यान दीजिए। कैसे ध्यान देंगे? बच्चा स्कूल नियमित आए, होमवर्क करे, पढ़ाई करे, मोबाइल में व्यस्त ना रहे, क्योंकि मोबाइल भी हमारे लिए खतरा बना हुआ है। मोबाइल की घटनाएं भी आप लोग सुनते होंगे कि किस प्रकार से साइबर क्राइम बढ़ रहा है और इसके कारण भी बहुत सारे बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं। बच्चे तो छोड़िए, बड़े बड़े लोग भी मुसीबत में फंस रहे हैं। तो साइबर क्राइम से बचना है, बहुत ज़्यादा बच्चे मोबाइल का उपयोग ना करें, इस बात से बचना है। और आज की प्रस्तुति से थोड़ा मुझे ये भी लगा कि सबसे बड़े हमें जो चिंता हो रही है आज हमारी संस्कृति को बचाने की, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति से आज पूरा समाज इतना दुष्प्रभावित हुआ है कि हम सोचने में मजबूर हैं कि हमारी संस्कृति कहीं विलुप्त तो नहीं हो जाएगी। इसलिए बेहतर है कि इन विभिन्न पर्वों में हम अपनी संस्कृति के अनुसार कार्यक्रम आयोजित करें और उससे हम अपने बच्चे का चरित्र गढ़ें, व्यक्तित्व का विकास करें। और बिना चरित्र और बिना व्यक्तित्व के इंसान होना संभव ही नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि हम एक आदर्श समाज की अगर कल्पना करते हैं तो सबसे पहले हमको ही मेहनत करेगी, हमारे बच्चों की परवरिश पर ध्यान देना पड़ेगा। और शिक्षा ही एक ऐसा शास्त्र है जिससे व्यक्ति हमेशा प्रगति कर सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है, उन्नति कर सकता है, समाज का उत्थान कर सकता है, खुद का उत्थान कर सकता है और राष्ट्र का उत्थान कर सकता है। तो शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है। आप लोगों ने सुना होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि शिक्षा पर हम सभी लोग ध्यान दें। अब मैं फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। थोड़ा सा आप अपनी संस्कृति के ऊपर बच्चों का ध्यान केंद्रित करिए, निश्चित रूप से बच्चे बहुत अच्छा अपनी संस्कृति को सीखेंगे, आगे बढ़ाएंगे, नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैम ने और जो अभी सर आए थे उन्होंने हमें बताया कि हमसे जो क्या कमियां रही हैं, मैं अपने विद्यालय परिवार की ओर से ये वादा करती हूँ कि अगली बार जब भी हम ये कार्यक्रम को पुनः दोहराएंगे, अगली बार हम फिर 26 जनवरी को ही अपना कार्यक्रम पुनः दोहराएंगे। तो मैं ये आप सभी से वादा करती हूँ और मैं सर और मैम से भी ये वादा करती हूँ कि हम अपनी इस गलतियों को बिल्कुल सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरा विद्यालय परिवार इस बात पर बहुत ध्यान देगा और इस चीज को सुधारने की पूरी कोशिश करेगा। अब मैं निवेदन करूंगी हमारे
प्रमुख अतिथि डॉक्टर भगवंत सिंह मीणा जी, जो सीएम राइस भी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। उसके बाद सभी अग्रज जितने भी हैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। सभी बच्चे बहुत चुप बैठे हैं, एक बार मेरे साथ भारत माता की जोर से आवाज आनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो एनर्जी है इसको हम दबा नहीं सकते दोनों हाथों से, क्योंकि हमारे हाथ नष्ट हो जाएंगे। ये जो एनर्जी है इसको हम सकारात्मक ही लेकर जाएंगे। ये हम आप सभी बड़ों को ये विश्वास दिलाते हैं। कभी कभी भ्रमवश हम सोच लेते हैं कि ये गलत हो गया, पर जो हो रहा है वो बहुत सही हो रहा है। उसमें कभी इस तरह का मतलब जो है दृष्टिकोण नहीं अपनाना है। बाकी बच्चों का जो कार्यक्रम हुआ है मैं वो मॉर्निंग में बहुत अच्छा राष्ट्रीय पर्व के हिसाब से हुआ है, और जो कार्यक्रम अभी आप देख के थोड़ा सा असंतुष्ट हुए उसके लिए हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं ये 2 दिन तक राष्ट्रीय त्योहार मनाते हैं। हमारे जितने जो बाल गोपाल बैठे हैं कम से कम इनका 2-3 दिन तक इतना जुनून रहता है उनके अंदर को, उनके अंदर जितनी भी कलाएं हैं सभी कलाओं को वो प्रदर्शित करना चाहते हैं। अच्छा, आज का युग वही है कि बच्चे की प्रवृत्ति के अनुरूप अगर हम नहीं चलेंगे तो शायद जो हम सोच के बैठे हैं उसको हम सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। और ये विश्वास दिलाते हैं हम आपको कि कार्यक्रम की जो आपने मर्यादाएं हमको थोड़ा सा बताया। मैं स्कूल संचालिका चेतना मैडम को भी ये थोड़ा एहसास दिलाता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस तरह राष्ट्रीय पर्व के हिसाब से ही होना चाहिए। ये बात बिल्कुल आपकी विचारणीय है। और स्वतंत्रता दिवस पर सभी छोटे छोटे जो बच्चे अपने आप को संभाल के बैठे हैं, आप सभी लोग उपस्थित हुए इतनी भीषण ठंड के मौसम में, इसलिए आप सभी का मैं आभार भी व्यक्त करता हूं। और आभार तो क्या है, आप सहनशील बड़े भारी हैं, आप सभी सहनशील बड़े भारी हैं। इसीलिए स्वामी विवेकानंद बोर्डिंग स्कूल परिवार आपका बहुत बहुत आभारी है, बहुत बहुत आभारी है। और मार्गदर्शन इसी तरह मिलता रहे, हमारे बच्चों का हौसला बढ़ता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। आवाज नहीं। जय हिंद। मैं हमारी सर का बहुत बहुत शुक्रिया आभार करती हूँ। अब मैं हमारे विद्यालय के संचालक हमारे बड़े सर को मंच पर बुलाना चाहूंगी। Start.